वो आज फिर से स्या लिबास सेबतन की एजेंसी चली आई थी। सिल्क का स्या खूबसूरत लिबास जो इसके टखनों से ज़रा ऊंचा था, गले में मौजूद सफ़ेद नाजुक सा चौकर और एक कलाई में बारीक सा ब्रेसलेट, कानों में टॉप्स पहने, शहद रंग बालों को एक तरफ डाले, वो बारीक स्या हिल्स में एतमाद से चलती नज़र के ऑफिस की जानिब बढ़ रही थी। जूलिया जो अपनी सेक्रेटरी के साथ मुखालिफ सिमत में बने ऑफिस की तरफ जा रही थी, लम्हे के 1000वें हिस्से में चौंक कर ठहरी। शहनाज भी इसे रुकता देखकर बेसाख्ता रुकी थी। स्या मफलर जो यासिर उस दिन उसके मना करने पर भी अपने साथ ले आया था, वो पलटी और फिर इसी तेज़ी से आगे बढ़ाई। सेलिना को आवाज़ देकर रोका। एक्सक्यूज़ मी। वो नज़ाकत से पलटी थी। इसे देखकर सवालिया सा आबरू उचकाया। जी, ये मफलर आपका है? वो इसके सवाल पर जज्बस हुई थी। फिर सर नफ़ी में हिलाकर गले में मौजूद चौकर पर पहने मफलर को उतारा। हल्का सा मुस्कुराई। आह, वो एक्ट्रेस थी। ये एक आर्ट ने मुझे दिया था, फ़ैन था मेरा। मैंने सोचा रख लेती हूँ, मज़े से कहा तो जूलिया एंडरसन के कदमों तले मौजूद ज़मीन लम्हे भर को हिल से गई। यासिर आलम सेलिना मज़र का फ़ैन था। इसे अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। सेलिन ने ना समझी से इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। क्या कोई इशू है? और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जूलिया आगे बढ़ी और इसके हाथ से मफलर खींचा। वो इसकी हरकत पर शिश्तर रह गई थी। शहनाज भी चौंक सी गई थी। इसने कहा वो तुम्हारा फ़ैन है? इसकी मजाक उड़ाती नज़रें सेलिना को बहुत बुरी लगी थी। जी, क्या वो मेरा फ़ैन नहीं हो सकता? I mean, इतनी चीप चीज़ें पसंद तो नहीं करता वो। इसका अंदाज़ बहुत बुरा था। चीप किसको कहा है आपने? अपने आप को देखा है? ऐसे मफलर खींचती हुई आप ज़्यादा चीप लग रही हैं। इसने भी उसी तेज़ी के साथ इसके हाथ से मफलर खींचा था। जूलिया को इसकी जुर्रत पर जैसे यकीन नहीं आया। इसने आगे बढ़कर इसके हाथ से दोबारा मफलर खींचा और फिर इसे मुस्कुरा कर देखा। अब ये फैसला आपका फ़ैन बॉय ही करेगा कि इसने ये आपको खुद दिया था या नहीं। इसी के साथ वो तेज़ी से पलटकर अंडरग्राउंड जाती लिफ्ट के जाने पड़ी। सेलिना भी उसी तेज़ी के साथ इसके पीछे आई थी, लेकिन लिफ्ट बंद हो चुकी थी। इसने बटन दबाया। जवाब नदारद। उफ, एक तो यहाँ के लिफ्ट्स के ऑफिशियल कार्ड्स। वो तेज़ी से तीनों की जानिब भागी थी। अगले कई लम्हात में जूलिया यासिर के सर पर खड़ी थी। इसके हाथ में स्या मफलर भी था। फ्लोर पर काम करते तमाम गार्ड्स यासिर के कैबिन के दरवाजे पर खड़े थे और तमाशा बस शुरू होने ही वाला था। आज से पहले कोई एक्ट्रेस यूँ नीचे नहीं आई थी। ये पहली दफ़ा था, इसलिए सबकी दिलचस्पी का मरकज़ था। कि मफलर तुमने दिया था उस एक्ट्रेस को? हाउ डेयर यू। वो इस पर गुर्राई। इसी पल सेलिना हामती कामती जीनों का दरवाज़ा खोलकर फ्लोर पर आई थी। इसे देखते ही गार्ड्स के दरमियान शोर सा मच गया। किसी ने इसे देखकर ब्यूटी क्वीन का नारा भी लगाया था। कोई कहता नहीं था, लेकिन वह इन सब गार्ड्स के दिलों पर राज करती थी। सेलिना मज़र आ रही है, किसी ने चीफ हनीफा को इत्तला करती थी। वो हैरत ज़दा से अपने ऑफिस से उठ आए। कैबिन के बाहर लगा रश इसे देखते ही छूट गया था। वो सब दरमियान से हटे। स्या बारीक हील की टिक टिक के साथ वो अंदर दाखिल हुई। कंधे पर पड़े बाल पीछे झटके तो शेर हसन को दिल का दौरा पड़ते पड़ते रह गया। आह, वो सेलिना थी, ये जिसके पास ऑफिशियल कार्ड तक नहीं है। तुमने ये मफलर इसे दिया था? मुझ पर इसे फौकियत दी थी? सेलिना पर एक नाक कताना निकाह डालकर बोलती जूलिया ने अच्छा नहीं किया था। स्या लिबास वाली लड़की आगे बढ़ी और इसके हाथ से मफलर ज़ोर से खींचा। इसकी जुर्रत पर पीछे से गार्ड्स की दबी दबी हो की आवाज़ गूंजी थी। मैंने कहा ना, ये गार्ड मेरा फ़ैन है। फैंस अपने आर्टिस्ट को तहाइफ दे सकते हैं मिस जूलिया। वो दोनों यासिर के सर पर खड़ी लड़ रही थी और वह बंद लबों के साथ सामने देखता हुआ बिल्कुल खामोश बैठा था। इसका फैसला ये करेगा। बताओ, तुम इसके फ़ैन हो या नहीं? जूलिया ज़ब्त से बंद लबों के साथ बैठे यासिर की जानिब पलटी थी। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक तरफ हाथ बांधकर खड़ी सेलिना पर निगाह डाली और फिर जूलिया को देखा। ये मैंने ही इन्हें दिया था। इसके कहने पर पीछे खड़े गार्ड्स ने यकदम इसे सराहा था। ओए होए, व्हाट, तुमने मेरे बजाय इसे मफलर दिया? ये एक मफलर है, कानून का ख़जाना नहीं जिस पर इतना सीन क्रिएट किया जाए। सेलिना ने आबरू तान कर कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने चीप हो सकते हो। इस फ्लॉप एक्ट्रेस में देखा क्या है तुमने? और यह हद थी। स्या सिल्क के लिबास वाली लड़की आगे बढ़ी और इसने वो किया जो कभी फरामोश किया जाने वाला नहीं था। इसने जूलिया एंडरसन को बालों से पकड़ा था और अब वो इसके बाल छोड़ने पर राज़ी नहीं थी। द बिच सेलिना, बहुत बकवास हो गई। जूलिया ने भी जवाबन इसके बाल पकड़े थे और अगले ही पल अब सारे गार्ड्स इन्हें छुड़ाने के लिए आगे भागे थे। यासिर ने इन दोनों को अलग करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। वो दो लड़ते हुए लड़कों को तो अलग कर सकता था, लेकिन दो लड़ती हुई लड़कियों को अलग करना इसके बस की बात नहीं थी। मैं तुम्हारे सारे बाल निकाल दूंगी गंजी जूलिया।
वो दांत कुचकुचाती पूरी कुव्वत से इसके बाल खींचती हुई बोली थी। इसने भी जवाबन इसके बालों को जोर से खींचा था। यकदम ही फ्लोर पर शोर हंगामा समझ गया। लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी थी। ही इज माइन, जूलिया चिल्लाई तो सेलिना ने गर्दन झटकी। इन योर ड्रीम्स, ये सब क्या हो रहा है आखिर? और ये हद थी। चीफ की आवाज़ पर सब कुछ पल भर के लिए साकित हो गया था। गार्ड्स दरमियान से हटे। सामने का मंजर वाज़ह हुआ। सेलिना ने जूलिया को बालों से पकड़ा हुआ था और जूलिया ने भी इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। चीफ हनीफा की आंखें हैरत से खुल सी गईं। ये आप दोनों क्या कर रही हैं? चीफ अंकल, लड़ाई पहले इसने शुरू की थी। सेलिना की गुस्सीली आवाज़ उभरी तो गार्ड्स के दबे दबे कह के गूंजे, ओ गॉड चीफ अंकल। यासिर एक जानिब बेबसी से खड़ा दोनों लड़कियों को अपने लिए लड़ता हुआ देख रहा था। आज तो चीफ इसे फाकतन ऑफिस से बेदखल करने वाले थे। जूलिया, आप ऊपर जाएं। और इसी पल जूलिया ने नफरत से इसके बालों को झटका। आह! झटके से बाल छोड़ने पर इसकी कराह बेसाख्ता थी। वो दांत कुचकुचाकर इसे मारने आगे बढ़ी तो दरमियान में यासिर आ गया। इसकी खौफजदा कर देने वाली आंखें देखकर वह सच में ठहर गई थी। जूलिया के ऊपर जाते ही गार्ड्स ने यकदम तालियां बजाईं। दी फाइटर सेलिना, ब्यूटी क्वीन सेलिना। वो बिखरे बाल, एक नाक से निकलते खून और एक हील पहने बेख्तियार खुश हो गई थी। इसकी दूसरी हील लड़ाई में खुलकर उतर गई थी। कुछ लम्हात बाद वह यासिर के कैबिन में उसी की कुर्सी पर विराजमान थी। नाक में एक रुई भी अटका रखी थी और गार्ड्स इसके आगे पीछे घूमते अपनी खिदमात पेश कर रहे थे। वो मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा कर रही थी। शेर ने इसकी एक हील उठाकर पैरों में रखी तो वह मुस्कुराई, फिर इसका शुक्रिया अदा किया। आप तो लड़ते हुए भी खूबसूरत लग रही थी, इसने मोहब्बत पाश लहजे में कहा तो वह हंस दी। चीफ हनीफा इसी पल इनके कैबिन में दाखिल हुए तो सब गार्ड पीछे हो गए। आप सब बाहर जाएं, मुझे सेलिना से कुछ बात करनी है। इनके हुक्म पर सब बाहर की जाने पड़ गए थे। वह इन्हें शहद रंग सवालिया आंखों से तक रही थी। इन्होंने कुर्सी खींची और फिर इसके सामने बैठे। आप सीनों से उतरकर क्यों आई थी सेलिना? मुझे कोई ऑफिशियल कार्ड ही नहीं देता, इसने बच्चों की तरह कहा तो हनीफा का दिल लम्हे पर को पिघल सा गया। वो उठे, अपने ऑफिस की जाने पड़े, फिर वहाँ से एक कार्ड उठाकर वापस आए। इसके सामने हाथ बढ़ाया तो वो कार्ड देखकर चौंकी, फिर सीधी हो बैठी। ये किसका है? मेरा। वह हैरान हुई थी। आप अपना कार्ड मुझे क्यों दे रहे हैं? इसने कार्ड लेते हुए पूछा था। आजकल एजेंसी के हालात कुछ ठीक नहीं, जीनों से चढ़ना उतरना सेफ नहीं है। आप ये कार्ड रख लो। इनकी आवाज़ शफीक थी या मिजाज? सेलिना की आंखों में जाने क्यों आंसू से उमड़ आए थे। थैंक यू सो मच चीफ अंकल। अब आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगी। इन्होंने रुक कर याद दहानी करवाई तो इसने सर अस्बात में हिलाया, फिर कुछ याद आने पर चौंकी। वो गार्ड भी यही कह रहा था कि सीढ़ियाँ सेफ नहीं हैं। क्या वाकई कुछ हो रहा है एजेंसी में? बाहर की जानिब पलटे चीफ हनीफा ने गहरा सांस लिया, फिर इसकी जानिब पलटे। हम आपकी हिफाजत के लिए हैं, आप परेशान ना हो। और फिर आगे बढ़ गए। वो गोल्डन कार्ड को हर जाविये से ऊंचा नीचा करके देख रही थी। सेलिना मज़र बहुत खुश थी। इसी पल ऑफिस में यासिर दाखिल हुआ। वो इसे देखकर सीधी हो बैठी। वो कुछ भी कहे बगैर आगे बढ़ा, एक राइटिंग पैड उठाकर इसके सामने पटका तो वो खौफजदा हुई इसे देखने लगी। वो जारहाना से अंदाज में टेबल पर रखा कलम उठाए इसके जाने पड़ा था। ऑटोग्राफ दें। ऐसे कौन ऑटोग्राफ मांगता है? इसने कहा तो यासिर ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। इसने जल्दी से पेन उठाकर इसे ऑटोग्राफ दे दिया था। सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ा। मैं अभी कुछ भी नहीं सुनना चाहता, आप जाएं यहाँ से। वो थक कर कहता हुआ पीछे हटा तो वो उठ खड़ी हुई। लड़ाई हो गई थी लेकिन यासिर का मफलर इसी के पास था। हैरत की बात थी कि इसने सेलिना से वो मफलर मांगा भी नहीं था। वो उठकर आगे बढ़ी और फिर दरवाज़ा खोला। लम्हे भर को ठहर कर इसे देखा। गार्ड जी, थैंक यू सो वेरी मच। फिर तेज़ी से बाहर निकल गई। पीछे यासिर हैरान सा खड़ा रह गया था। यूर मोस्ट वेलकम, इसने सर हिलाते हुए ऑफिस की बिखरी हालत देखकर आहिस्ता से कहा था। उतरती सुबह को गुजरे काफ़ी वक्त गुजर चुका था। मेडिकल यूनिवर्सिटी के आला सतून बुलंदी से सर उठाए खड़े थे। मोटियाले रंग से सजी दीवारों के पार दो इमारतें मौजूद थी। एक इमारत मेडिकल की दर्जगाह थी और इसी के साथ उसी नाम से अस्पताल की इमारत भी मौजूद थी। बुलंद हिफाजती दीवारों के अंदर कदम रखते ही दूर दूर तक फैले सब्ज़ाज़ार की खुशबू सांस के साथ अंदर उतरती महसूस होती थी। सब्ज़ाज़ार के पार पक्की ईंटों की सुर्ख रोश मौजूद थी। दरसगाह की बुलंद दीवारों तक इस रोश पर चलकर पहले बरामदे में कदम रखा जाता था। बरामदे के चिकने फर्श पर बहुत से डॉक्टर्स अपने लिबास पर सफ़ेद कोट पहने आ जा रहे थे। अस्पताल के साथ बनी इसी दरसगाह में मेडिकल की पढ़ाई हुआ करती थी। यहाँ पर पढ़ाने वाले उस्ताद अक्सर साथ मौजूद अस्पताल के डॉक्टर्स थे। वह एक काबिल कदर दरसगाह थी और यहाँ पर मौजूद उस्ताद बाहर की बड़ी दरसगाहों से मेडिकल का इल्म हासिल करके आए हुए थे। कोई भी इस दरसगाह की इल्मी हैसियत को चैलेंज करने की जसारत नहीं कर सकता था।
कुशादा से दाखिली बरामदे के दाएं जानिब बहुत से कमरा जमात मौजूद थे। इनमें उस्ताद कराम मामूल के हिसाब से पढ़ा रहे थे। इसी बरामदे की राहदारी के आखिरी सिरे पर मौजूद एक कमरा जमात में बारोब सी खामोशी छाई हुई थी। ऊपर को जाते सीनों पर लकड़ी की नशीस्तें बनी थी। इन नशीस्तों पर बराजमान तालिबे इल्म महफ होकर सामने मौजूद प्रोफेसर को सुन रहे थे। बुलंद दीवार गिर्द शीशे की खिड़कियों से बाहर का आबर आलूदा सा सुरमई मौसम भी अंदर को झांक रहा था। डाइस के पार मौजूद 35 साला प्रोफेसर अपनी ठहरी हुई नरम आवाज़ में कुछ कह रहा था। इसका कद दराज था, आंखें सेरक और अंदाज बहुत नरम से ठंडक लिए हुए था। बालों को सलीके से एक जानिब जमाए, ड्रेस शर्ट और स्याह पैंट पे मलबूस वो इंतहाई वजीहा सूरत माहिर नफ्सियात था। पैनिक अटैक्स, पैनिक डिसऑर्डर्स कैसे बनते हैं? इसका सवाल सुनकर तालिबे इल्म मरऊब से हुए सुन रहे थे। वो डाइस से हटकर अब हाथ ऊंचा किए वाइट बोर्ड पर स्याह मार्कर से कुछ कर रहा था। इसके हाथ बहुत खूबसूरत थे, उंगलियां लंबी और सफ़ेद थी। पैनिक अटैक एक वक्त तक होता है, एक ड्यूरेशन के बाद अटैक थम जाता है। एंजाइटी और जहनी दबाव, जिसे हम आम ज़ुबान में डिप्रेशन कहते हैं, ये दो अहम अंसर किसी भी पैनिक अटैक को जन्म देने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन फिर बहुत से इंसानों के पैनिक अटैक्स इनके जनरल डिसऑर्डर्स में कैसे बदल जाते हैं? वो बोर्ड पर जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर लिखकर पलटा था। ये आज का मौजू था। हमें परेशानी क्यों होती है? एंजाइटी की बड़ी वजह जानते हैं क्या होती है? डर और गैर यकीनी। इसके जवाब पर खामोश जमात में मज़ीद खामोशी फैली हुई महसूस होने लगी थी। हमारा दिमाग गैर यकीनी से नफरत करता है। अनसर्टेनिटी एंड फेयर हमारे दिमाग के लिए किसी दीमक की तरह का काम करते हैं। जैसे ही हम किसी वाक़े, आने वाले कल या फिर पूरी मालूमात ना होने की वजह से इनसर्टेनिटी का शिकार होते हैं तो हमारा दिमाग यकदम डर जाता है। इसलिए हम फ़ौरन से इस गैर यकीनी को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़कर मालूमात इकट्ठी करने लगते हैं। कि मालूमात इकट्ठी करते वक्त दरअसल हम एंजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं, लेकिन हमें इसका अदराक नहीं होता। कुछ लोग आने वाले कल का सोचकर परेशान हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा कि रात को अक्सर अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर आपको सांस लेने में दुश्वारी सी होने लगती है? वो इसीलिए क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। ये गैर यकीनी इसे पागल करने लगती है, फिर इसे एंजाइटी होती है। इंसान का सीना तंग होने लगता है और दिल बंद होता महसूस होने लगता है। आप उठकर फ़ौरन पढ़ने बैठ जाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मेडिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये नहीं करें तो आप डॉक्टर कैसे बन पाएंगे? इस गैर यकीनी को ख़त्म करने के लिए आप बगैर थके पढ़ते रहते हैं। जब आपके दिमाग को महसूस होने लगता है कि आप इस काबिल हैं कि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, तब इसकी एंजाइटी थमने लगती है। क्योंकि इनसर्टेनिटी काफ़ी हद तक ज़ायल हो चुकी होती है, इसके पास हाल की मालूमात आ जाती है। ये पैनिक होना छोड़ देता है, डर यकदम ही ख़त्म हो जाता है। आप पढ़कर बिस्तर पर वापस चले जाते हैं। याद रहे अटैक थम चुका है अब। लेकिन फिर आपका दिमाग आपको एक ख्याल से डंक मारता है। वो यहाँ पर लम्हे भर के लिए ठहरा था, साथ में हल्का सा मुस्कुराया भी था। तालिबे इल्म मरूब से चेहरा उठाए इसे तक रहे थे। ये आपके कान में सरगोशी करता है कि अगर मुझे ये पैनिक अटैक दोबारा हुआ तो। एक और गैर यकीनी, अब आपका दिमाग मुकम्मल मालूमात ना होने की वजह से डर का शिकार हो जाता है। अगर आपको ये पैनिक अटैक्स होते रहे तो आप तो जहनी बीमार हो जाएंगे, फिर आपको किसी असाइलम में भेज दिया जाएगा, आपका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आप वो इंतहाई ठंडे मिजाज के प्रोफेसर जैसे कैसे बनेंगे? फिर गैर यकीनी प्लस डर मिलकर आपको फिर से पागल करने लगते हैं और यहाँ से पैनिक अटैक्स, पैनिक डिसऑर्डर बनने लगते हैं। लम्हे पर को ठहरकर वो बोर्ड की जाने मुड़ा, फिर एक स्याह गोल दायरा बनाया। नॉर्मल दिमाग एक नॉर्मल ऑर्डर पर काम करता है। आपका फ्यूचर आपको डराता नहीं है। आपके ख्यालात नॉर्मल रफ्तार से आते जाते हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल साइकिल चल रहा होता है। फिर आपका दिमाग इसका ऑर्डर बदल देता है। अब यहाँ गैर यकीनी और डर मौजूद है। आपका दिमाग चक्कर को उल्टी तरफ चलाने लगता है। जैसे हम कार रिवर्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मुस्तकबिल का ख्याल गैर यकीनी को जन्म देता है, गैर यकीनी डर को जन्म देती है, और फिर ये तीन चीज़ें आपका ऑर्डर बन जाती हैं। क्योंकि ये नॉर्मल ऑर्डर नहीं है, इसीलिए इसे डिसऑर्डर कहा जाता है। आपका दिमाग सीधी तरह सोचने की बजाय टॉक्सिक अंदाज से सोचने लगता है। फिर ये आपका बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है। आप हर चीज़ को डर और गैर यकीनी के साथ सोचने के आदी हो जाते हैं। फिर हमारे लिए रोज़मर्रा की एंजाइटी एक नॉर्मल रवैया बन जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक इस पेंडेमिक की जद में आने के बाद दुनिया में मौजूद 80% लोगों को जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर हो चुका है और वो इस बात से बेखबर हैं। एक इंतहाई अब नॉर्मल पैटर्न इनके लिए नॉर्मल बन गया है। हमारा दिमाग एक बहुत अजीब चीज़ है, अजीब और ख़तरनाक। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको कंट्रोल करने लगेगा। इसके ठंडे से अंदाज में कहने पर बहुत से तलबा की रीढ़ की हड्डी सनसनाई थी। मार्कर बंद करके डाइस पर रखते हुए अब वो छुपकर सफ़ेद कागजात उठा रहा था। फिर इसे क्लास मॉनिटर की जानिब बढ़ाया।
आप सबको एक होम टास्क दिया जा रहा है। अपने अपने एंजाइटी के चक्करदार दायरों को बगौर स्टडी करना है। आप पैनिक अटैक के दौरान आने वाले पैनिक अटैक्स के बारे में कितना सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्या आप ऑलरेडी डिसऑर्डर का शिकार नहीं? ये सबसे ज़्यादा जालिम होम टास्क है प्रोफेसर, कुंकरियाले बालों वाली लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, तो वो भी जवाबन मुस्कुराया। अपने आप को जानना बहुत जालिम होता है, लेकिन जब तक आप खुद को जानेंगे नहीं तो अपने टॉक्सिक पैटर्न कैसे बदलेंगे? खुद को बदलने के लिए खुद को जाना इंतहाई नागज़ेर है। इसके जवाब पर लड़की आंखों में ढेरों सताइश लिए सर हिलाने लगी थी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहित हसन। इसने मतानत से मुस्कुराकर सर हिलाया और फिर अपना सफ़ेद कोट हाथ में लिए राहदारी में आ निकला। वो इस काबिल कदर दरसगाह का एक अहम उस्ताद था, एक काबिल माहिर नफ्सियात मोहित हसन। राहदारी में अब बहुत से तुलबा इसे सताइश से तकते सलाम कर रहे थे। वो नरम मुस्कुराहट के साथ सर के खम से इनके जवाब देता बगैर रुके आगे बढ़ रहा था। इसका कैबिन अस्पताल के साइकेट्रिक वार्ड में मौजूद था। सफ़ेद लंबी उंगलियों वाला माहिर नफ्सियात अब संजीदगी से आगे बढ़ रहा था। वो ऊपर मौजूद फ्लोर पर आई तो यूविल सामने ही नजर आ गया। इसकी हालत देखकर चंद पल वो किंग सा खड़ा रहा था। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बालों को क्या हुआ? वो ऑफिशियल कार्ड उंगलियों में घुमाती आगे बढ़ रही थी, फिर रेस्ट रूम की जानिब बढ़कर अपना हुलिया दुरुस्त किया। जब वापस नज़र के ऑफिस में आई तो हालत खासी बेहतर थी। मेकअप को हल्का सा टच देकर इसने बालों में ब्रश चलाया तो सब कुछ अपने मदार पर दुरुस्तगी से आ लगा। मेरी जूलिया से लड़ाई हो गई थी, इसने ऐलान किया था। नज़र जो कुर्सी पर पीछे होकर बैठा था गिरते गिरते बचा। वो दोनों आंखें फैलाए इसे तक रहे थे। इसने मुझसे बदतमीजी की तो मैंने इसके बाल नोच लिए। कंधे उचका कर कहा जैसे ये तो कोई मसला ही ना हो। नज़र ने बमुश्किल अपने बढ़ते ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखा था। सेलिना, तुम्हारे हालात ऐसे नहीं हैं कि तुम इतनी अमीर एक्ट्रेस से लड़ती फिरो। अगर वो तुम पर फाइन फाइल कर देगी तो देने के लिए पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास। बेहतर यही है कि खामोश रहकर अपना काम किया जाए। इसने मुझे सब गार्ड्स के सामने फ्लॉप एक्ट्रेस कहा था। भाई, ये कोई बात नहीं होती। इसने भी जवाबन इसी कुफ्की से कहा तो नज़र ने गहरा सांस लिया, फिर मजीद बहस को टालकर दराज में से कुछ निकालने लगा। अगले ही पल अब वो इसकी जानिब कुछ बढ़ा रहा था। ऑफिशियल कार्ड। सेलिना ने एक झटके से इससे कार्ड छपटा था। वाह वाह, पहले एक कार्ड नहीं मिल रहा था, अब तो दो हो गए हैं। वो दोनों को निगाहों के सामने किए बच्चों की सी खुशी से कह रही थी। यूविल इसकी खुशी देखकर बेसाख्ता ही मुस्कुराया था। अलबत्ता नज़र की पेशानी पर इस्तफामिया से पल नमदार हुए थे। ये दूसरा कार्ड कहाँ से आया है? चीफ अंकल ने दिया है अपना कार्ड। जिताकर इसके गोश गुजार किया तो वह गहरा सांस भरकर रह गया। वो इन दो कार्ड्स को देख देख कर थक नहीं रही थी। फिर अलविदाई कलमात कहकर यूविल के साथ बाहर की जाने पड़ गई। एक डायरेक्टर ने हमसे तुम्हारे मुतालिक रब्ता किया है। हो सकता है कि इसका सेक्रेटरी तुमसे कुछ दिनों तक रब्ता करे। अगर इनका फ़ोन आए तो फ़ौरन हामी भर लेना। लीड रोल की बात कर रहे थे वो इसकी जानिब खुशी से चमकती आंखें लिए देखती रही, फिर मुस्कुराकर सर हिलाती लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। ऑफिशियल लिफ्ट का ख्वाब पूरा हुआ जाता था। यूविल इसकी खुशी पर मुस्कुराता हुआ इसे हाथ हिला रहा था। वो भी पुरजोश थी हाथ हिलाती रही। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए तो यूविल पलट आया। नज़र अपने ऑफिस में परेशानी से पराजमान था। चीफ ने अगर खुद ही इसे कार्ड देना था तो हमसे इतना रिस्की काम करवाने की क्या ज़रूरत थी? यूविल ने अंदर आते ही पूछा तो नज़र ने लाइल्मी के बायस सरनफी में हिलाया। चीफ का रवैया इसके लिए भी सवालिया निशान था। इसी फ्लोर के निचले फ्लोर पर यासिर एक बार फिर हनीफा के सामने हाथ अदब से आगे बांधे खड़ा था। नज़र से सेलिना को ऑफिशियल कार्ड देने का मैंने ही कहा था। वो इनकी बात सुनकर हल्का सा हैरान हुआ था। वो यहाँ की ऑफिशियल एक्ट्रेस नहीं है, जिसका मतलब है कि एजेंसी के पास इसे कार्ड देने का कोई जवाब नहीं, लेकिन चूँकि इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा अहम है तो मैंने नज़र को इसे कार्ड इलीगल तरीके से देने का कहा था। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, नज़र या यूविल की नहीं। इन्होंने मतानत से कहकर यासिर का नज़र के खिलाफ चार्ज फाइन रद्द कर दिया था। वो समझकर सर हिलाता बाहर निकल आया था। सच शुक्र के चीफ ने इससे आज के अजीबोगरीब हादसे के बारे में कोई बात नहीं की थी। वो अपने कैबिन में चला आया था। गार्ड्स अब तक इसके सर पर सवार थे। यहाँ इन्हें एक एक्ट्रेस नहीं देखती थी और यासिर के लिए दो एक्ट्रेस लड़ रही थी। क्या अब तुम सब मेरे सर से हटोगे? इसने बुलंद आवाज़ से सबको छाड़ा तो वो यकदम डर कर पीछे हुए, फिर नजरें चुराकर अपने अपने कैबिन्स की जानिब बढ़ गए। इसने एक खून ख्वार निगाह दरवाजे पर डाली थी। कुछ पल बाद सीनियर गार्ड इसकी जानिब एक फ़ाइल लिए पड़े। ये फ़ाइल जूलिया के मुतल्लिक थी और इसने ही मांगी थी। वो सर के खम से इनका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो पलटते पलटते लम्हे पर को ठहरे, फिर इसकी जानिब झुके। ऐसा क्या किया है तुमने कि एक नहीं दो हसीन औरतें लड़ रही थी तुम्हारे लिए? वो सरगोशी में पूछ रहे थे, लेकिन ज़ार और शेर के कानों तक ये सरगोशी पहुंच चुकी थी। इनकी हंसी बेसाख्ता थी। यासिर की घूरी पर फ़ौरन से हंसते हंसते खांसने लगे थे वो दोनों। साहिर जो इसके साथ ही कुर्सी पर बैठा था, यह क्लक थी इसकी जानिब झुका।
मैं भी जानना चाहता हूँ। वो जो बोलता नहीं था अब इससे पूछ रहा था। इसने जब्त से आंखें बंद करके गहरा सांस लिया था। मेरा ख्याल है मैं ही यहाँ से उठ जाता हूँ। बाहर की जाने फटते हुए इसने ऑफिस का दरवाज़ा ठाक की आवाज़ के साथ बंद किया था, ऐसी की तैसी इन एक्ट्रेस की। चंद दिन कबल शाम की गहरी होती स्याही में मारिया हसन अपने बाप की कंपनी से बाहर निकल रही थी। कार की पिछली नशिस्त पर बैठकर इसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया तो वह मुअद्दब सा सर हिलाता ड्राइव करने लगा। मरकजी शाहराह से गुजरने के बाद अब इसकी स्याह चमचमाती कार छोटी तंग गलियों में दाखिल हो रही थी। एक तंगो तरीक गली के आखिरी सिरे पर कार रुक गई थी। इस तंग गली में कार नहीं जा सकती थी, इसलिए अब इसे खुद चलकर जाना था। गली के आखिर में डेड एंड था। इस दीवार से ज़रा पहले एक पुराना सा कार सर्विस का हॉल मौजूद था। यहाँ पर खस्ता हॉल सी गाड़ियाँ खड़ी थी। ऑयल और कार के खुले पुर्जों की अजीब सी बो थी इस कबाड़ खाने में। वो नाक पर हाथ रखती आगे बढ़ाई थी। एक जानिब अंधेरे में कोई मौजूद था। वो इस जगह को पहचानती थी, लेकिन इस जगह की बू से इसे चक्कर से आने लगते थे। वो कभी इस बू की आदी नहीं हो सकती थी। अंधेरे में कुर्सी पर विराजमान शख्स का चेहरा वाज़ेह नहीं था, ना ही मारिया ने इसका चेहरा देखने की कभी ख्वाहिश की थी। वो सामने रखे एक स्टूल पर पुरतकल्लुफ़ से बैठ गई थी। मिलिटेंट, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, कहाँ से हो और कैसे दिखते हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम अपने काम में खासे माहिर और मुंजे हुए हो, इसलिए हम डायरेक्ट काम की बात पर आएंगे। आगे से कोई जवाबी रद्द अमल ना उभरा तो मारिया ने गहरा सांस भरकर कहना शुरू किया। सेलिना मजहर, एक नाम लिया था इसने। फिर अपने पर्स से एक तस्वीर निकालकर आगे बढ़ाई। अंधेरे में मौजूद शख्स ने आगे बढ़कर तस्वीर ले ली थी। इसे तबाह कर दो, तिनका तिनका करके, इतना कि मैं इस पर तरस खाकर इसे अपने बाप की चैरिटी पर रखने के लिए मजबूर हो जाऊं। इसे ऐसे तोड़ना कि वो दोबारा उठ ना पाए। ख़त्म कर दो इसे। मिलिटेंट ने अंधेरे में सर हिलाया था, यूं गोया इसने हुक्म सुनकर मान लिया हो। मारिया की आंखें जलन के बायस अंधेरे में गुलाबी हो रही थी। लेकिन तुम इसके तिनका तिनका होने पर हर जगह मुझे दावत दोगे। मैं अपनी आंखों से इसे तबाह होता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं ये साबित करूँगी कि वो कभी भी वाजिद हसन के काबिल नहीं थी। वाजिद हसन के काबिल सिर्फ एक औरत है, मारिया हसन। सीने पर दस्तक देकर सिलकते हुए लहजे में कहा और फिर उठ खड़ी हुई। अंधेरे में विराजमान शख्स खुद भी अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रहा था। वो बाहर निकल कर आई तो तेज़ी से हाँफ रही थी। अंदर की घुटन इसे सांस नहीं लेने दे रही थी। कुछ पल बाद खुद को कंपोज करके इसने अपने कदम कार की जानिब बढ़ाए और फिर गाड़ी इन मकरू तंग गलियों से निकलती चली गई। इन गलियों से ताफुन की अजीब सी बू उठ रही थी, यूं गोया कच्चा गोश्त पकड़ा हो। आज वह नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो मोबाइल की बजती घंटी पर इस जानिब को मुड़ी। गैर शनासा नंबर देखकर लम्हे पर को रुकी, फिर फैसला करके फ़ोन उठा लिया। इसकी तवक्को के बरक्स वो यूविल के बताए गए डायरेक्टर के सेक्रेटरी का फ़ोन था। इसे बस इतनी जल्दी राब्ते की तवक्को नहीं थी। जी ज़रूर, आप मुझे एड्रेस भेज दें, स्क्रिप्ट लेने में खुद आ जाती हूँ। आज बहुत दिनों बाद इसे असल मायनों में ज़िंदगी महसूस हुई थी। फिर फ़ोन रखकर अलमारी की जानिब पड़ी। रात के 8 बज रहे थे। इसे जल्द अज जल्द तैयार होकर इस जगह पहुंचना था। इसे काम जितनी जल्दी मिलता उतना ही बेहतर था। वह अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। दूसरी जानिब यासिर गहरी होती रात के अंधेरे में गांव में मौजूद दादा के सफ़ेद महल के सामने गाड़ी रोक रहा था। फिर छोटी सी पहाड़ को पार करता आगे बढ़ आया। सरदार दरवाजे में ही इसका इंतज़ार कर रहे थे। इनके बोलने से कबल ही इसने राइटिंग पैड इनकी जानिब बढ़ा दिया था। आपका ऑटोग्राफ, आहिस्तगी से कहा तो दादा ने इसके हाथ से पैड झपटा। फिर सोफे पर जा बैठे। वो इनकी पुश्त को देख कर रह गया था। इसमें तो इन्हें जैसे दिलचस्पी ही नहीं थी। इसने सर हिलाया और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ाया। शॉवर लिया तो तबीयत कुछ बहाल हुई। आज बहुत थका देने वाला दिन था। जीन्स पर स्याह बटन शर्ट पहने अब वो आस्तीने कोहनियों से मोड़ रहा था। फिर मोबाइल उठाता कमरे से बाहर चला आया। खुश हैं अब आप? इसने पूछा। बहुत। सरदार की आवाज़ खुशी से भराई हुई थी। वो ऑटोग्राफ को हर जाविये से देख रहे थे। इन्हें ऐसे देखकर लम्हे पर के लिए इसे सेलिना की याद आई थी। वो भी अपना कार्ड ऐसे ही हर तरफ से देख रही थी। कुछ खाना देंगे या फिर ऑटोग्राफ पर ही गुजारा करना पड़ेगा मुझे? इसने सोफे पर बैठते हुए कहा तो दादा हंसकर सर हिलाते उठे। वो आज बहुत खुश थे। किचन से उठा पटक की आवाज़ों पर वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर मोबाइल निगाहों के सामने किया। अगले ही पल मुस्कुराहट गायब हुई। इसकी माँ का पैगाम सामने ही जगमगा रहा था। इसने अंगूठा रखकर पैगाम खोला। सांस जैसे रुक सा गया था। एक लम्हे के लिए बचपन की एक स्याह रात नज़रों के सामने लहराई थी। 90-90-14। वो अगले ही पल उठकर तेज़ी से बाहर की जाने भागा था। सरदार ने इसे बाहर भागते देखकर आवाज़ें दी, लेकिन वो कार तेज़ी से रिवर्स करता जाने कहाँ जा रहा था। नक्सक सी तैयार हुए सेलिना ने एड्रेस देखने के लिए पैगाम खोला तो आंखें लम्हे पर को फैल सी गईं। ये एड्रेस स्क्रिप्ट लेने के लिए इंतहाई गैर मुनासिब था। अगले ही पल सेक्रेटरी के नंबर से कॉल आने लगी तो इसने बमुश्किल मुस्कुराकर कॉल उठाई।
नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ, प्लीज़ आप ये रोल किसी और को मत दीजिएगा, इसने मिन्नत की थी। फिर अगली कोई भी बात सोचे बगैर बाहर की जाने पड़ी। इसे बहुत से कड़वे घूंट पीने होंगे। वह ऐसे ही अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। पार्किंग एरिया में मौजूद इसकी कार का टायर बर्स्ट था। इसे चारों नाचार टैक्सी लेकर ही जाना था। वो परेशानी से खुले बाल पीछे करते बाहर की जाने पड़ी थी। शहर की तारीख गलियों में मौजूद कैफेस तले बड़े बड़े क्लब्स मौजूद थे। इन क्लब्स में दुनिया जहाँ के फाहश, बारसोक, माफियाज और सियासतदान आया करते थे। इसकी मां ने सरदार को बताया था कि वो यासिर को बुलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और इसने यही किया था। यासिर के पास पैगाम में मौजूद नंबर इस क्लब में मौजूद एक चैम्बर का नंबर था। वो शराब के नशे में धुत लोगों की जगह थी। वह अपनी माँ से जितनी भी नफरत करता, लेकिन वो इन्हें यहाँ एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने का सोच नहीं सकता था। कार गली में एक जानिब रोककर वो एक कैफ़े के अंदर भागा, फिर निचले सीनों पर तेजी से उतरने लगा। लड़कियां नसेबा लिबास सेबतन किए नशे में गरक मर्दों को सहारा दिए ऊपर नीचे जा रही थी। इसने दरमियानी हॉल में पहुंचकर एक पल को सांस लिया। वो इस जगह को पहचानता था। हर रंग की बत्तियां चल रही थी क्लब में। तेज बजते म्यूजिक के पास कान पड़ी आवाज़ तक सुनाई नहीं देती थी। वो एक राहदारी की जानिब बढ़ आया, फिर औरतों की आवाज़ें देने पर भी तेज़ी से आगे बढ़ा और इस मतलूबा चैम्बर का दरवाज़ा थाड़ से खोला। इसकी माँ एक जानिब कीमती नशिस्त पर तन्हा बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। इसे देखकर लम्हे पर को फातिहाना सा मुस्कुराई। इसकी आंखें जब्त से गुलाबी हो रही थी। सेलिना इसी पल इसी क्लब के दरमियानी हॉल में जीनों से उतर आई थी। इसे यही एड्रेस बताया गया था। शराब और मुख्तलिफ ड्रग्स की बू से इसे बेसाख्ता ही मतली हुई थी। बमुश्किल गहरा सांस लेती वो मतलूबा राहदारी की जानिब बढ़ आई थी। मोबाइल पर जगमगाता चैम्बर का नंबर देखकर इसने थूक निकला और फिर बचती बचाती आगे बढ़ाई। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें बुलाने में हमेशा कामयाब हो जाती हूँ, तुम मुझसे इन्हिराफ नहीं कर सकते। वो उठकर इसके पास चली आई थी। चैम्बर के अंदर बजते म्यूजिक की महज धमक सुनाई दे रही थी। कमरे की दीवारें ऐसे डिज़ाइन की गई थी कि बाहर का म्यूजिक अंदर मौजूद नफूस की गुफ्तगू में हायल नहीं हुआ करता था। आप कभी कामयाब नहीं होंगी, कभी भी नहीं। इसने अगले ही पल इन्हें हाथ से थामा और बाहर निकल आया, लेकिन राहदारी में जो इसने देखा वो इसके कदम जंजीर कर देने के लिए काफ़ी था। सेलिना को एक नशे में धुत शख्स चैम्बर के अंदर ज़बरदस्ती घसीट रहा था। वो इससे अपना बाजू बमुश्किल छुड़वाती शायद रो रही थी। इसके साथ स्क्रिप्ट के नाम पर अस्काम हो गया था। यकयक इसकी नज़र यासिर पर पड़ी तो वह साकित सी हो गई। सुल्ताना भी यासिर के रुक जाने पर चौंक कर रुक गई थी। फिर इसकी नज़रों ने यासिर की नज़रों के ताकुब में देखा। साकित हुई सेलिना पर नज़र पड़ते वो हैरान हुई थी। यासिर ने नज़रअंदाज किया और सुल्ताना को अपने साथ लिए आगे बढ़ाया, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ सका। दूर शहद रंग आंखें इसे बहुत उम्मीद से तक रही थी। नशे में धुत शख्स इसे गालियां देता अब बुरी तरह अंदर घसीट रहा था। इसने आंखें जब्त से बंद की और फिर सुल्ताना का हाथ छोड़कर पूरी कुव्वत से मुखालिफ सिमत में भागा। एक ज़ोरदार लात उछलकर इस शख्स के सीने पर मारी तो वह लड़खड़ाकर पूरी तरह पीछे जा गिरा। एक पल को जैसे हर शय रुक सी गई थी। इसने एक लम्हे को पलटकर जख्मी आंखों से सेलिना को देखा था, फिर गहरे गहरे सांस लेता आगे बढ़ा और गिरे शख्स को गिरेबान से खींचकर उठाया। लेट मी टीच यू अ फैकिंग लेसन। इसने अगले ही पल इसके जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा था और फिर जब तक इसने इसका जबड़ा फाड़ नहीं दिया था तब तक मारता रहा। बजते म्यूजिक के पास किसी को भी इस चीखते शख्स की आवाज़ नहीं जा रही थी। नीली पीली रोशनियों में सब जैसे खून आलूदा हो गया था। वह अगले ही पल पेशानी से पसीना साफ करता मुड़ा, सेलिना को जारहाना से अंदाज में कोहनी से थामा और अपने साथ घसीटता हुआ आगे बढ़ा। वो इसके साथ खींची चली जा रही थी। राहदारी के सिरे पर ठहरकर दूसरे हाथ से इसने अपनी माँ को भी कोहनी से थामा और फिर पत्थर चेहरा लिए दोनों औरतों को थामे क्लब के मकरू माहौल से इन्हें बचाता हुआ निकाल लाया। क्लब की इलीट कुर्सी पर बैठी कड़वा मशरूब हलक से उतारती मारिया हसन ने दिलचस्पी से इस शख्स को देखा था। इस शख्स ने सेलिना को बचाकर इसका बना बनाया खेल बिगाड़ दिया था। फिर वह जहर खंदा सा मुस्कुराई। इस बजते म्यूजिक में भी वो कुछ गुनगुना रही थी। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक नज़म थी, कार्प टाइम। फिर ठहरकर मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। गुनगुनाहट अभी तक जारी थी। बी हैप्पी 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 एंड साइज द डे ऑफ प्लेजर। इस नज़म से कोई कैसा भी मतलब निकालता, लेकिन जो जालिम और खौफजदा कर देने वाला मतलब मारिया ने इससे अखज़ किया था वो किसी भी इंसानी ज़िंदगी में काबिल कबूल नहीं था। एक ही फितर बार बार गुनगुना कर आगे बढ़ती वो अब तक मुस्कुरा रही थी। इसके लिए असल खेल अब शुरू हुआ था। मामा, बाबा बहुत बीमार हैं, मैं बहुत अकेला और डरा हुआ हूँ। बाबा चल नहीं सकते, बाबा अब कभी नहीं उठ सकते। मामा, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अस्पताल के काउंटर पर रखे फ़ोन का एक सिरा कान से लगाए इसकी हथेलियों में पसीना आ चुका था। 11 साला एक बच्चा भीगी आंखें लिए रंदी आवाज़ लिए कह रहा था, मामा। इसने एक बार फिर कहा। राब्ता मुनक़ता हो चुका था।
वो तकलीफ से तंग होता सीना लिए वहीं खड़ा रहा, फ़ोन को सख्ती से थामे गिरते आंसुओं के साथ। इसे याद था कि अस्पताल का वो ठंडा फर्श इसके बरहना कदमों तले किस कदर सर्द महसूस हो रहा था। इसे इस सर्द फर्श की ठंडक आज तक अपनी साथ के अंदर खुपती हुई महसूस हो रही थी। इसने आहिस्ता से लंबी तार वाला फ़ोन रख दिया। रिसेप्शन के पार मौजूद लड़की ने बहुत दुख से इस छोटे बच्चे को देखा था। इसे याद था जब वो पापा के अस्पताल वाले कमरे की जानिब बढ़ रहा था, तब इसकी टांगें कांप रही थी। वो इस अस्पताल के ठंडे वजूद में आहिस्तगी से बर्फ़ बनता जा रहा था। इन दिनों की खौफनाक तन्हाई ने यासिर आलम का पीछा कभी नहीं छोड़ा था। दादा और दादी हज की अदायगी के लिए सऊदीया गए हुए थे। इसकी माँ अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए न्यूयॉर्क के आसमान तले शूटिंग पर मौजूद थी और वह अस्पताल के इस ठंडे कमरे में अपने बाप के लाकर वजूद के साथ बिल्कुल तन्हा था। इसने हाथ आगे बढ़ाकर बाबा के हाथ को छुआ। वो हाथ जिंदगी से खाली था। कमरे के दरवाजे पर मौजूद गोल शीशे से बस यही दिखाई देता था कि एक छोटा सा लड़का अपने बाप से कुछ कह रहा था। इसके गर्म आंसू अपने बाप के ठंडे हाथों पर गिर रहे थे। शायद वह इनसे कह रहा था कि वो इन्हें बचा लेगा, वो इन्हें अपनी माँ की तरह कभी नहीं तन्हा करेगा। हाँ, वो यही करेगा। इसने यही कहा था। इसने गिरते आंसुओं के साथ अपने बाप को इस रात बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी, ऐसी कहानियाँ जिनमें मौत हार जाती है और ज़िंदगी जीत जाती है। कहर बरसाती इस स्याह रात तले यासिर आलम ने पहली दफ़ा अपनी माँ से नफरत महसूस की थी, शदीद नफरत। वो इन दोनों को क्लब की जहरीली रोशनियों से बचाकर बाहर ले आया था। सुल्ताना जानबूझकर टैक्सी में आई थी ताकि यासिर इसे अपने साथ कार में वापस ले जा सके। अलबत्ता सेलिना के टैक्सी में आने की वजह इसकी कार की खराबी थी। इसने बगैर कुछ कहे आगे बढ़कर अपनी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। सुल्ताना ने गहरा सांस लिया और फिर अंदर जा बैठी। सेलिना अलबत्ता इसकी जानिब घूमी थी। गार्ड, मैं खुद चली जाऊंगी। इसकी रंगत सफ़ेद और आंखें खुश्क थीं, लेकिन वो फिर भी असाब पर काबू पाए इससे कह रही थी। यासिर की ठंडी आंखों ने लम्हे पर के लिए इसे देखा और फिर इसने अगले ही पल इसे कलाई से पकड़कर अंदर बिठाया। वो इसके सख्त चेहरे को देखकर जैसे कोई मुज़ाहमत नहीं कर पाई। गाड़ी तेज़ी से बाहर रिवर्स करते हुए वो इन दोनों को इन मकरू गलियों से निकाल लाया था। कार में तनाव सी भरपूर खामोशी फैली थी। यासिर पत्थर चेहरा लिए ड्राइव कर रहा था। सुल्ताना संजीदा चेहरे के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी। गाहे बगाहे वो साथ बैठी सेलिना पर एक नापसंदीदा निगाह बिटाल लेती थी। इस लड़की की वजह से आज का सारा लायहा अमल बेकार जा चुका था। इसका मूड सख्त ख़राब हो रहा था। सेलिना का चेहरा सफ़ेद और धड़कन मामूल से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। पिछले वाक़े का असर अब तक इसके ऊपर मौजूद था। कई पहरों की ड्राइव के बाद यासिर अब सुल्ताना के बंगले के सामने कार रोक रहा था। इसने इसे अपनी कार से उतरने तक के लिए नहीं कहा था। इसके लब यूं बंद थे गोया क़यामत तक बोलने का इरादा न रखते हों। ये सब यही है, मेरी और तुम्हारी मुलाकात। तुम मुझसे फिर मिलने आओगे। अगर नहीं आए तो मैं फिर यही करूँगी। 1000 ऐसे तरीके इस्तेमाल करूँगी जो तुम्हें नागवार गुजरेंगे और तुम मुझे बचाने हमेशा चले आओगे, क्योंकि तुम बेगैरत नहीं हो। यही बात तुम्हें हमेशा मेरी तरफ खींच लाएगी। आज की मुलाकात तो खैर सहर हो ही गई है। एक नागवार निगाह सेलिना पर डालकर वो कार का दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई थी। इसके निकलते ही यासिर ने कार आगे बढ़ा दी थी। अब इसका रुख सेलिना के अपार्टमेंट की जानिब था। एक वक्त था जब वो इसे बीच सड़क पर उतार कर चला गया था और एक ये वक्त था कि जब वो इसके मना करने पर भी इसे इसके घर तक छोड़ने आया था। अपार्टमेंट आ चुका तो वह अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। फिर पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला तो सेलिना खामोशी से बाहर निकल आई। लम्हे पर के लिए मोहतात निगाहों से यासिर का चेहरा देखा। वहाँ अब सिर्फ गहरी खामोशी छाई हुई थी। अगले ही पल इसने अपने पर्स से एक सफ़ेद रुमाल निकाला और फिर झिझकते हुए झुककर इसका ज़ख्मी हाथ थामा। अब वो नरमी से सफ़ेद रुमाल इसकी हथेली के गिर्द बांध रही थी। यासिर ने इसे नहीं रोका, ना ही इसे छिड़का, ना ही अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश की। किसने बुलाया था वहाँ पर तुम्हें? संजीदगी से पूछा तो इसका चलता हाथ लम्हे पर को ठहरा। लबों पर जुबान फेरकर इसने चेहरा उठाते हुए इसे देखा। यूविल ने कहा था कि एक डायरेक्टर ने मेरे लीड रोल के मुतालिक बात की है। इसने कहा था कि अगर इसका सेक्रेटरी मुझसे रब्ता करे तो मैं मना नहीं करूं, लेकिन मेरे साथ स्कैम हो गया। ऐसे स्कैम एक्ट्रेस के साथ होते रहते हैं, नथिंग सीरियस। आखिर में खफीफ सा मुस्कुराई तो यासिर इसकी मुस्कुराहट पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। वो इस सब के बाद कैसे मुस्कुरा सकती थी? वो इस सब के बाद भी इतनी मस्बत क्यों थी? बल्कि इस सब के बाद वो इतनी मस्बत कैसे थी? इसने आहिस्तगी से इसका हाथ छोड़ दिया था। आज के लिए बहुत शुक्रिया, इतना कहा और साथ से निकल गई। वो आहिस्तगी से इसकी जानिब पलटा, बिल्कुल खामोश निगाहों से इसे जाता हुआ देखता रहा। अपार्टमेंट की जलती रोशनियों के बाहर दाखिली दरवाजे पर वो एक पल के लिए ठहरी थी। दरवाजे के साथ एक औरत अपने नौमौलूद बच्चे को सीने से लगाए
ठंड से बचाने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। वो आगे बढ़ने की बजाय तेजी से इस औरत तक बढ़ आई थी। अब वो झुककर इससे कुछ कह भी रही थी, चेहरे पर फिक्रमंदी और लहजे में नरमी लिए। वो उस औरत से यहाँ ऐसे बैठने की वजह पूछ रही थी। शायद वो इसे देखे क्या। अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ी। फिर कई लम्हात बाद जब वो वापस आई तो इसके हाथ में एक तहशुदा कंबल मौजूद था। अपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोगों का दाखिला ममनू था। अब वो उस औरत के ऊपर कंबल खोलकर डाल रही थी। साथ ही वो कुछ खाने की अशिया भी ले आई थी। कुछ लम्हात उस औरत से बात करने के बाद वो अंदर की जाने पड़ गई थी। यासिर को इसकी चाल में थकन महसूस हुई थी, गहरी और ना ख़त्म होने वाली थकन। वो इसे जाता हुआ देखता रहा, बिल्कुल खामोशी से। सेलिना मज़र के लिए इसका सख्त दिल जाने क्यों लम्हे के 1000वें हिस्से में पिघल सा गया था। अगले ही पल वो कार में बैठा और फिर आगे बढ़ गया। इसका रुख एजेंसी की जानिब था। यूविल जो बस काम समेटकर बाहर की जानिब बढ़ने ही लगा था, लम्हे पर को चौंक कर रुक सा गया। ऑफिस के खुले दरवाजे के सामने यासिर खड़ा था और इसका चेहरा इस कदर सख्त था कि लम्हे पर के लिए यूविल भी गड़बड़ाया था। आप इस वक्त यहाँ? लेकिन इसका सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और एक हाथ से इसका गिरेबान जकड़ा, फिर स्पॉट चेहरा लिए इसी सख्ती के साथ इसे दीवार से लगाया। यूविल की आंखें पूरी तरह खुल गई थी। इसे यासिर का ऐसा रवैया समझ नहीं आया था। सेलिना को किस डायरेक्टर से राब्ते का कहा था तुमने? इसकी सुरमई आंखें स्याह महसूस हो रही थी, आवाज़ ठंडी और ठहरी हुई थी। यूविल ने नासमझी से इसे देखा। क्या अब इसके प्रोफेशनल काम की तफसीलात भी आपको देनी होगी? इसका सवाल बचा था। जितना पूछा है उतना जवाब दो। जी मैंने ही कहा था इसे। एक डायरेक्टर ने इसके लीड रोल की बात की थी हमसे। अच्छा चांस था, इसीलिए मैंने सेलिन को पहले से ही आगाह कर दिया ताकि मौका ज़ाया ना हो। अब सुकून आ गया आपको? इंतहाई नागवारी से पूछा था इसने। वो स्कैम था, इसने इतना कहा और फिर इसका गिरबान छोड़ दिया। यूविल झूठ नहीं बोल रहा था। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि ये सब एक स्कैम था। वो नासमझी से इसकी जानिब देखने लगा था। स्कैम? कैसा स्कैम? इसके सेक्रेटरी से मेरी बात अभी कुछ लम्हात पहले ही हुई है। वो कल सेलिना से ऑफिशियली राब्ता करेंगे। वो इसकी बात सुनकर चौंका था, फिर आंखें छोटी किए इसकी जानिब घूमा। तो फिर वो कौन था जिसने सेलिना को स्क्रिप्ट लेने क्लब बुलाया था? और अब चौंकने की पारी यूविल की थी। वो आंखें पिलाए हैरत से इसे तकने लगा था। व्हाट? कौन सा क्लब? सेलिना क्यों गई थी वहाँ? स्क्रिप्ट तो अब तक इनके पास ही है। इसके आसपास खतरे की घंटियां बज रही थी। कोई हमारे अंदर ही मौजूद है। वो सेलिना के हर काम से वाकिफ़ है, इसलिए ऐसा काम तश्कील देने में इसे कोई मसला नहीं हुआ। अब सेलिना इस डायरेक्टर से स्क्रिप्ट लेने कहीं भी नहीं जाएगी। अब वो यहाँ इस ऑफिस में इसे स्क्रिप्ट देने आएगा और तुम ये बात यकीनी बनाओगे कि वो खुद आकर इसे स्क्रिप्ट दे। आखिर में तनबीहा की तो यूविल भग से उड़ा। यासिर इतना कहकर आगे बढ़ गया था। यूविल इसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। मैं किसी डायरेक्टर को डिक्टेट नहीं कर सकता, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन अगर अब सेलिना को किसी भी नाजेबा जगह पर बुलाया गया तो सबसे पहले तुम्हें शूट करूंगा मैं। इसकी धमकी पर यूविल के 14 तबक रोशन हो गए थे। इसे जैसे लम्हे पर को कुछ समझ नहीं आया था। वो दोनों तेजी से लिफ्ट की जानिब बढ़ रहे थे। यूविल इसके साथ था। मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। सेलिना को अगर बुलाया गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इनके हुक्म की तामील करने के। वह हाँफता हुआ कह रहा था। यासिर लम्हे पर को ठहरा तक नहीं। लिफ्ट के अंदर दाखिल होकर इसने बस एक लम्हे के लिए दरवाजे के पार खड़े यूविल को देखा था। मैं सच में कुछ नहीं कर सकता, यूविल ने बेचारगी से कहा था। डायरेक्टर के ऐसे किसी भी मुतालबे पर फ़ोन मुझे दे देना, बस इतना काम है तुम्हारा। आप क्या करेंगे और किस हैसियत से करेंगे? यूविल को इसका संजीदा चेहरा खौफजदा कर रहा था। यासिर ने हाथ आगे बढ़ाकर लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाजे दरमियान से जुड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। इसने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। इसे बिला वजह के सवालात जहर लगते थे। दरवाज़ा दरमियान से बंद हुआ तो यूविल गायब हो गया। लिफ्ट अब तेज़ी से नीचे जा रही थी। वो सीधे चेहरे के साथ खड़ा अब कुछ सोच रहा था। अस्पताल के साफ सुथरे से हिस्से में साइकेट्रिक वार्ड मौजूद था। बहुत से मरीज सफ़ेद फर्श पर रखी कुर्सियों पर इंतजार कर रहे थे। रिसेप्शन पर मौजूद लड़कियां फ़ोन कान से लगाए नरम लहजे में बोल रही थी। वहाँ गहमा गहमी थी, लेकिन शोर महसूस नहीं होता था। इसके कानों को ये ठंडी सी गहमा गहमी भली महसूस हो रही थी। आज इसने नीली जींस पर गुलाबी सी नरम स्वेट शर्ट पहन रखी थी। वह शर्ट खासी ढीली ढाली सी थी। इसकी आस्तीनें हथेलियों तक आती थी। शहद रंग बालों पर फूलदार रुमाल बांधे, आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाए, वो चेहरा झुकाए अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। कुछ लम्हात बाद वो भी उठकर आगे बढ़ आई। दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल होते हुए वो खामोशी से अंदर चली आई थी। सामने विराजमान मोहित हसन ने लम्हे पर को चेहरा उठाकर इसे देखा था, फिर हल्का सा मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट इतनी नरम करम सी थी
कि सेलिना को अपनी ज़िंदगी के गर्म थपेड़े थमते महसूस हुए थे। आप यहाँ क्यों आ गई? मैं आपको पर्सनल क्लिनिक में ट्रीट कर सकता हूँ, नरमी से मुस्कुरा कर कहा, तो वो भी जवाबन हल्का सा मुस्कुरा दी। लोग शायद इसीलिए माहिर नफ्सियात से दूर भागते हैं। आप लोग अपने पेशेंट्स को अपना आदी बना लेते हैं, फिर वो इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि पर्सनल क्लिनिक की बजाय पब्लिक क्लिनिक में ही ट्रीट होने चले आते हैं। इसने साफ कोई से कहा तो वह लम्हे पर को हल्का सा हंस दिया। इसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थी। खिड़की से अंदर को गिरती धूप में मोहित की आंखें चमक रही थी। सेलिना ने कभी किसी मर्द को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। वो हर दफ़ा इसकी खूबसूरती से मरूफ हो जाया करती थी। हम आदतें छुड़ाने वाले लोग हैं, हमें ही आदत बना लेना एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है आपके लिए। वो इसके जवाब पर सर हिलाने लगी थी। मोहित ठीक कह रहा था। आपकी जहनी हालत कैसी है? पिछले सेशन को काफ़ी अरसा गुजर चुका है। मुझे लगा शायद आप मेडिसिन से रिकवर कर रही हैं, लेकिन आपका अगला अपॉइंटमेंट देखकर मुझे खासी हैरत हुई थी। मेरे ईटिंग डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं मोहित। मैं जब भी स्ट्रेस या फिर परेशानी का सामना करती हूँ, तब मैं अपना खाना या तो बिल्कुल छोड़ देती हूँ या फिर इतना खा लेती हूँ कि मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं। मैं म्याना रवि से खा नहीं पा रही। ये चीज़ मुझे पागल कर रही है। इसने कहकर आंखों पर चढ़ा चश्मा उतार लिया था। इसकी शहद रंग आंखें भी धूप की तमाज़त से चमक रही थी। गोरी गुलाबी सी रंगत और परे परे से गुलाबी होंठों के ऊपर स्याह तिल। मोहित हसन ने बगौर इसका सता हुआ चेहरा देखा था। आपने अपने पैटर्न पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था। फिर ऐसी क्या चीज़ ट्रैकर बनी कि आप फिर से वहीं जा खड़ी हुई हैं जहाँ से चली थी? वो नरमी से पूछ रहा था। सफ़ेद लंबी उंगलियां एक दूसरे में फंसाए। सेलिना को इसके खूबसूरत हाथों ने हमेशा मुतासिर किया था। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा मोहित। जब कुछ भी ठीक नहीं होता तो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन खाने से निकालने की कोशिश करती हूँ। मेरा वेट भी इसीलिए बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ है क्योंकि मैं कई कई दिन खाना नहीं खाती। खाने के नाम से ही मुझे मतली होने लगती है। फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि मैं खाने को ही अपना सब कुछ समझने लगती हूँ। मैं इतना खाती हूँ कि मेरा मैदा मज़ीद सहार नहीं पाता। मुझे फिर कई दिनों तक उल्टियाँ होती रहती हैं। ये पैटर्न पिछले 3 महीनों से फिर शुरू हो चुका है और अब ये मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने बहुत थक कर कहा था। टॉक्सिक पैटर्न कभी भी इसकी जान नहीं छोड़ा करते थे। आपको पता है ना कि आप इस रवैये को मज़ीद 3 महीनों से ज़्यादा सहार नहीं सकती। इसके पूछने पर इसने किसी खफा बच्चे की तरह सर हिलाया था। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही मोहित। मेरा पैटर्न इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो मुझे खुद गाइड करता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप मामले को ठीक करने की बजाय आर्जी हल यानी खाने की जानिब भागती हैं। आपको अपने मामलात से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से अपने दिमाग को आज़ाद करने के लिए आप खाने का सहारा लेती हैं। खाना खाते ही आप अपने गम को भूलने लगती हैं। बस इन चंद लम्हात के सुकून के लिए आप इतना खा लेती हैं कि वो केक की सूरत बाहर निकल आता है। ये एक इंतहाई टॉक्सिक बिहेवियरल पैटर्न बन चुका है आपका। आप इसे ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकती। आपको इस मामले को सुधारना होगा जो इस पैटर्न को शुरू करने का बायस बनता है। वो संजीदगी से कह रहा था। मेरी वर्क लाइफ सबसे बड़ा ट्रैकर है मेरे लिए। आपकी फर्म में काम करती 50 से ज़ायद एक्ट्रेस ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं और इन सब का ट्रैगर सिर्फ एक चीज़ है, इनकी इंतहाई स्ट्रेस्ड वर्क लाइफ। आप इस सब में अकेली नहीं हैं। एक्ट्रेस को ईटिंग डिसऑर्डर्स अक्सर हो जाया करते हैं। सेलिना को इसकी बात सुनकर वाकतन सुकून महसूस हुआ था। सिर्फ वही इस सब का शिकार नहीं थी, बल्कि बहुत सारे लोग इस चाल में इसके साथ फंसे हुए थे। मैं इस पैटर्न से बहुत बेजार हो चुकी हूँ मोहित। प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझे इस चाल से आज़ादी चाहिए। इसके लहजे में अजीब सी बेबसी थी। मोहित सर हिलाता पीछे हो बैठा था। फिर एक नोटपैड और पेन इसकी जानिब बढ़ाया। इस पर आपने खाने के अब नॉर्मल रवैये का एक नक्शा बनाना है। सबसे पहले इस नक्शे को ट्रैकर से शुरू करें। आपको क्या चीज़ अब नॉर्मल तरीके से खाने पर उकसाती है? दूसरी चीज़, आप खाना खाने के बाद कैसा महसूस करती हैं? हम उन रवैयों को बहुत तेज़ी से अपना पैटर्न बनाते हैं जिन रवैयों का नतीजा हमें खुशी देता है या फिर स्ट्रेस से आज़ादी देता है, फिर चाहे वो आज़ादी चंद लम्हात की ही क्यों ना हो। सेलिना अब पैड पर कुछ लिख रही थी। स्ट्रेस, खाना, नतीजा, स्ट्रेस से निजात और गहरा नतीजा, तबीयत की खराबी। मैं इस पैटर्न को बहुत दफ़ा तोड़ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये बार बार मुझ पर पलट आता है? इसने पैड इसकी जानिब बढ़ाते हुए इस्तफसार किया तो मोहित हल्का सा मुस्कुराया। फिर अपनी गहरी पूरी आंखें उठाकर इसे देखा। क्या कभी बचपन में आपको खाने की किल्लत का सामना रहा है सेलिना? और इसके ऐसे सवाल पर वो लम्हे पर को सुन हुई इसका चेहरा तकती रही थी। खाना इसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा था। जब इसकी माँ बार हॉस्टेस थी तब भी इसे लोगों का बचा हुआ खाना पड़ता था। फिर जब वो अपनी माँ के ससुराल चली आई तब वहाँ इससे और इसकी माँ से खाना छुपा छुपा कर रखा जाता। कितनी रातें वो भूख से बिलक कर सोई थी।
कितनी रातें इसने माँ को रोते हुए ये बताते गुजारी थी कि वह भूखी है। मोहित का ऑफिस कहीं बहुत पीछे रह गया था और अब वो सड़क पर बेमंजिल चल रही थी। इसकी कार मैकेनिक के पास थी, इसलिए इसे पैदल ही सड़क पर चलना पड़ा था। इसे अपने बचपन के वो सारे तकलीफदा लम्हात याद आने लगे जब वह भूख की शिद्दत से बिलखते हुए सोई थी। इसे इस इंडस्ट्री में महज एक शय ने अकेला था और वो थी भूख। भूखा रह जाना इसका सबसे बड़ा खौफ था। किसी भूखे को देखकर इसे बचपन की सर्द रातों में अपने अंदर पलती भूख याद आ जाया करती थी। वह ना चाहते हुए भी भूखों को खिलाने पर मजबूर हो जाती। वह सड़क पर मौजूद भूख की शिद्दत से बिलखते इन बेलपास बच्चों को देखती तो अपार्टमेंट में कई पहरों तक छुप कर रोती रहती। इसे इन बच्चों की महरूमी में अपना आप नजर आया करता था। सड़क बहुत तवील थी। शहद रंग बालों पर बांधा गया फूलदार रुमाल धूप में चमक रहा था। वो इस सड़क पर चलती कहीं बहुत दूर निकल आई थी, दूर, बहुत दूर। एहसन अली से इसकी माँ का निकाह हो चुका था। वो इन दोनों को अपने घर ले आए थे। इसकी माँ ने इसके रुखसारों को अपने दोनों हाथों में लिए यहाँ आने से कबल कुछ कहा था, सेलीन, अब हमारी तकलीफ का दिन ख़त्म बेटा, अब हम पेट भरकर खा सकेंगे। वो खुश हो गई। 2 वक्त की रोटी पेट भरकर इज्जत से, इसे और क्या ही चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर आते ही इंतहाई नफरत से इन दोनों की जानिब देखा गया। वो छोटी थी, इसे नफरत के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था, लेकिन इसे इतना पता था कि वो और इसकी माँ इस इज्जतदार घराने में एक इंतहाई मकरूह हिस्सा थे। वो इस घराने के लायक नहीं थे। एहसन अली ने इनके लिए महाज पर हर जंग लड़ी। वो जब तक जिंदा रहे तब तक दोनों माँ बेटी सुकून से खाना खा सके, लेकिन फिर इनकी अचानक वफात ने इन दोनों को रिज़्क से महरूम कर दिया। घर की भाभियाँ खाने के टेबल पर इन्हें अपने साथ बिठाना गवारा नहीं किया करती थी। इसकी माँ सारा दिन काम करके भी इनके लिए काबिल इज़्ज़त साबित ना हो सकी। वो इनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सेलिना दरवाजे की चौखट में खड़ी महरूम निगाहों से खाने को तकती रहती। वो छोटी थी और खासी कमज़ोर भी। इसके शहद रंग बालों की 2 चुटियाँ इसके कंधे पर पड़ी होती थी। माहजबीन के पुराने कपड़े पहने वो महरूम निगाहों से इन सबको खाते देखती रही। इस महरूमी ने सारी उम्र इसका साथ नहीं छोड़ा। रात वो अपनी एड़ियों पर ऊंची होकर स्लेब पर रखी रोटियों को देखती। वो सूखी रोटियां हुआ करती थी, इतनी सूखी कि इन्हें हलक से उतारना मुमकिन नहीं था। वो इन्हें पानी में डुबोकर बमुश्किल हलक से उतारा करती थी। इसे रोना नहीं आता था। इसे पता नहीं था कि सूखी रोटियों पर रोना चाहिए। रामा और जुबैदा के अमीर भाई बाहर मुल्क से वापस आते तो घर के बच्चों के हाथों में तहाइफ संभलने से कासिर हो जाते। महंगे परफ्यूम्स, स्टेशनरी, नित नए रंगों की पेंसिलें और खूबसूरत जूते, इनके पास हर शय के ढेर लग जाया करते थे। वो तब भी दरवाजे की चौखट में खड़ी इन्हें तकती रहती। इसे यहाँ से आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। इसकी महरूमी सवा होती गई। वो अंदर से खाली होती जा रही थी। माँ ने फिर से किसी बार में जॉब ढूंढ ली थी। शायद ये उस एक कम तनख्वाह को हासिल करने वाले शौहर को छोड़ देने का नतीजा था। एक जिल्लत जो अब तक इनके चेहरों पर मुसल्लत थी, वो भी उम्र, माहजबीन और घर के मजीद बच्चों की तरह किसी को बाबा कहना चाहती थी। इसकी ज़बान तरस गई थी ये लफ्ज़ कहने के लिए। इसे तो एहसन को भी बाबा कहने का मौका नहीं मिल सका था। इसे अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को भी ये लफ्ज़ कहने का मौका नहीं मिल सका था। इसकी ताइयाँ अपने बच्चों को निगाहों में तनबीहा किया करती कि इसके सामने किसी भी तोहफे को ना खोलें, नज़र लग जाएगी। वो ऐसी नज़रें समझने के लिए बहुत छोटी थी। इनकी तेज़ नज़रों को मासूमियत से तकने के अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर माँ कई कई दिन घर नहीं आया करती। वो इन घर वालों के रहमो करम पर रहने लगी। बच्चों में सिर्फ एक उम्र इससे मानूस था, वो इससे छोटा था। सेलिना को इसे अपने साथ रखना अच्छा लगता था, लेकिन रहमा अपने बच्चे पर इसका मनहूस साया पड़ जाने से डरती थी। इसीलिए वो इसकी नन्ही गोद से उमर को छीन कर ले जाया करती थी। सारी रात वो खामोशी से बिस्तर पर लेटी उमर को याद करती रहती। इसने अपनी ज़िंदगी बहुत खौफनाक तन्हाई में गुजारी थी। भूखा रह जाना, अकेले रह जाना, भुला दिया जाना, इसके खौफ इसके साथ बड़े होने लगे थे। पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन इसकी महरूमियों ने इसे पढ़ने नहीं दिया। वो कुछ पढ़ी हुई तो जॉब की तलाश में निकल खड़ी हुई। इन्हीं दिनों इसे नज़र मिला था। वो एक छोटी सी एजेंसी का डायरेक्टर था। इसकी खूबसूरती और ज़रूरत को देखते हुए इसे काम पर रख लिया गया था। एक्टिंग में इसने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो सारी ज़िंदगी आंसू अपने अंदर रखती आई थी। इसने वो सारे आंसू ड्रामे के सेट पर बहा लेने को तरजीह दी। इसकी अदाकारी इस कदर नेचुरल थी कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स की निगाहें इस छोटी सी लड़की की जानिब उठने लगी थी। घर वालों के लिए वो मज़ीद मकरूह हो गई। शहीर ने इसके पहले ड्रामे पर इसे बहुत बुरा मारा। वो एक थप्पड़ से दूर जा गिरी थी। इसकी बाली भी कान से टूटकर दूर जा गिरी थी। बिलाशिबा वो बहुत भारी थप्पड़ था। वो इसके चेहरे पर नहीं, रूह पर बरसा था। आप मुझे थप्पड़ नहीं मार सकते ताया, आप मुझे थप्पड़ मारने के हर हक से महरूम हैं। इसने कपकपाते लबों के साथ बस इतना ही कहा था। शहीर इस पर झुका और फिर इसे पालों से नोच कर खड़ा किया।
वो इसके सख्त हाथों तले लरस रही थी। घर वाले एक जानिब खड़े सुकून से ये मंजर देख रहे थे। उमर एकेडमी गया हुआ था, नहीं तो वो अपने बाप का हाथ जरूर रोकता। ये माँ बेटी, किस चीज़ की कमी रखी है तुम्हारे लिए हमने, लेकिन तुम दोनों ना शुक्री औरतें कभी इज्जत की रोटी नहीं खा सकती तुम दोनों। इसने इसके बालों को झटका था। इसके अंदर सब कुच्ची कुच्ची होता जा रहा था। इज्जत, रोटी रोटी होती है ताया, इसका इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं सूखी रोटियां खा खा कर बड़ी हुई हूँ। फ्रिज के बंद दरवाजे को महरूम आंखों से देख देख कर इस मुकाम तक पहुंची हूँ। आपके पास मुझे मारने का कोई हक नहीं है। आप हर हक से महरूम हैं। आपके रुखसार पर पड़ने वाला करख्त थप्पड़ मुराद की जानिब से था। इसका मासूम रुखसार सुर्ख हो गया था। भारी हाथ पड़ने के बायस होंठ फट गए थे और अब इनसे खून रस रहा था। बकवास करती है, हमारे भाई की जिंदगी को खाने वाली डायन है तू और तेरी वो माँ। इसके साथ ही इसने इसे पालों से पकड़ा और घसीटता हुआ घर के दरवाजे तक लाया। दरवाजे से अंदर आती शगुफ्ता की आंखें लम्हे भर को फैल सी गई थी। सेलिना के चेहरे पर तशद्दुद के निशान थे और घर वाले इसे घर से बाहर फेंक रहे थे, लेकिन फिर कोई मुज़ाहमत काम नहीं आई। इसे और शगुफ्ता दोनों को किसी कूड़े की मानंद बाहर फेंक दिया गया। वो रोती रही, फिर नज़र के पास चली आई। इसके पास अपना करियर मजबूत करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो भूखा रहने, अकेले रह जाने और भुला दिए जाने से आज तक खौफजदा थी। इंडस्ट्री वालों ने इसे कुछ ही सालों में आसमान पर बिठा लिया था। वो ब्रांडेड लिबास सेबतन करने लगी। इसकी रहाइश और सवारी सबसे महंगी थी, लेकिन बचपन की महरूमियाँ कभी साथ नहीं छोड़ती। इसकी महरूमियाँ छुप ज़रूर गई थी, लेकिन वो आज तक इसके साथ बड़ी हो रही थी। अपने एक ड्रामे के शूट के दौरान ही इसे वाजिद हसन मिला था। इंतहाई नरम दिल और इज्जत की निगाह रखने वाला वाजिद। वो पहली ही नज़र में इसकी दीवानी हो गई थी। वो इससे मोहब्बत करने लगी थी। वो इसे इज्जत दे रहा था। इसे हर इज्जत देने वाले से मोहब्बत हो जाया करती थी। वाजिद भी इसे ज़्यादा देर तक नज़रअंदाज नहीं कर सका। वो बहुत खूबसूरत थी, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। कभी साथ ना छोड़ने की कस्में और वादों का सिलसिला चल निकला। वह अपने करियर की बुलंदी पर थी, लेकिन फिर इसके साथ वो हुआ जो इसे इस बुलंदी से पस्ती में लिए आ गिरा। सेलिना मज़र पर ड्रग्स का स्कैंडल साबित हो चुका था और वो वाजिद हसन के लिए एक नाकाबिले कबूल इंसान साबित हो गई थी। सड़क थम गई थी। इसने रुखसारों को छू कर देखा तो वो भीगे हुए थे। सड़क ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन माजी की तकलीफ यादें अब तक साथ थी। वो दाखिली दरवाजे से अपार्टमेंट की इमारत में दाखिल हुई, फिर लिफ्ट की जानिब चली आई। अभी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने ही लगा था कि स्याह दस्ताने वाला हाथ लम्हे भर को दरवाज़ों के दरमियान आया। इंसानी मौजूदगी के बायस दरवाज़ा फिर से खुल गया था। स्याह लिबास में मलबूस शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर स्याह मास्क चढ़ा था और सर पर कैप लिए वो नजरें चुकाए अंदर दाखिल हुआ था। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। सेलिना ने एक सरसरी निगाह इस शख्स पर डाली थी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, आगे वाले ने इसके गले में मोटी सी रस्सी डालकर पीछे की जानिब जोर से खींचा तो वो खांसती हुई आगे झुकी। इसका सांस बंद हो रहा था। वो हाथ मारती बमुश्किल लिफ्ट के बटन दबाने की कोशिश कर रही थी। खींचातानी में इसका रुमाल खुलकर लिफ्ट में ही गिर गया था। हमला ओवर पूरी कुव्वत से रस्सी पीछे की जानिब खींच रहा था। वो हिम्मत ख़त्म होने पर बेसाख्ता ही घुटनों के बल चुकी थी। गले से रस्सी निकालने की कोशिश में इसने अपने नाखूनों से ही अपनी गर्दन जख्मी कर ली थी। इसे लगा वो मर रही है। इसका सांस हलक के बिल्कुल आखिरी हिस्से में अटका हुआ था। लिफ्ट के बटन पर रखा इसका हाथ कपकपा कर नीचे आ गिरा था। जुबैर इंडस्ट्रीज कंपनी का छोटा बेटा इसका फ़ैन था, लेकिन इसे पता नहीं था कि वो एक स्टॉकर फ़ैन है, टॉक्सिक फ़ैन। इसने इसे अपनी पार्टी में मदऊ किया था और फिर इसके मशरूब में ड्रग्स खोलकर इसे पिला दी थी। अगले कई घंटों में पुलिस की आमद के साथ ही वह नशे में धुत बरामद कर ली गई थी। इसके टेस्ट करवाने पर पता चला कि वह ड्रग्स ले चुकी थी। इसके करियर की बुलंदी ज़मीन पर आ गिरी थी। इस स्कैंडल ने कभी इसकी जान नहीं छोड़ी। वाजिद, जो इसे शादी करने ही वाला था, अब कभी इसे अपनी बीवी नहीं बना सकता था। वह एक बदकिरदार एक्ट्रेस साबित हुई थी। वो इसकी बीवी कैसे बन सकती थी? कपकपाता हाथ जमीन पर रखे वो खींचकर सांस ले रही थी। इसकी आंखों से कई आंसू टूट कर गिरे। शिद्दत पर इसे लगा गोया इसके फेफड़े फटने को हैं। क्या इसका अंत था? एक महरूम एक्ट्रेस का अंजाम। वाजिद हसन, माँ, महरूम जिंदगी, शहीर के हाथों पड़ी मार, भूख की अजियत, अजियत पर अजियत। इसकी मुज़ाहमत दम तोड़ रही थी। वो मर रही थी। वो मरने वाली थी कि यकायक लिफ्ट के दोनों दरवाजे एक दूसरे से जुदा हुए और किसी ने हमला ओवर को ज़ोरदार लात मारी तो वो पीछे दीवार से जा लगा। इसे समझ नहीं आया। वो नीम बेहोशी की हालत में थी। आने वाला हमला ओवर को बुरी तरह मार रहा था, लेकिन हमला ओवर इसकी गिरफ्त से निकलकर भाग चुका था। इस शख्स के पास फिलहाल इसके पीछे भागने का वक़्त नहीं था। सेलिना का वजूद हवा से भी ज़्यादा हल्का हो गया था। इसे सांस नहीं आ रहा था।
फेफड़े जैसे सांस लेने से इनकारी हो गए थे। इसका मसीहा अब इसे सीधा किए इस पर झुका हुआ था। इसकी आंख खुली आंखें इसे तक रही थी। वो शायद इसका रुखसार थपथपाकर कुछ कह रहा था। वो इसे सुन नहीं पा रही थी। सब धुंधला होता जा रहा था और फिर इस शख्स ने इसे अपने हाथों में उठा लिया। अब वो इसे लिए तेजी से आगे भाग रहा था। अजियत जैसे थम रही थी। वो बेहोश हुई इसके हाथों में झूल रही थी। इसे बस बचाने वाले की आंखें याद थी। वो सुरमई आंखें थी, खूबसूरत और सुरमई।